हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज छोटे छोटे 2-3 लेक्चर हैं। जैसे माल्य मिंटो सुधार है, दिल्ली दरबार होता है, उसी में राजधानी परिवर्तित होती है। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 लेक्चर हो जाएंगे छोटे छोटे। चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब आया था? 1909 में। तो क्या था, 1905 में लॉर्ड कर्जन की जगह पे मार्ले जो है, जॉन मार्ले, ये भारत सचिव बन के आते हैं। हाँ, भारत सचिव बन के आते हैं। और मिंटो जो है, ये वायसराय रहता है भारत का। ये वायसराय नियुक्त होता है लॉर्ड मिंटो, और मार्ले भारत सचिव नियुक्त होते हैं। इन्हीं का नाम पता है, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसी के द्वारा ये दोनों होते हैं, इनके नाम पे आता है। ब्रिटिश संसद ने 1909 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। असली नाम तो यही था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उसी को लोकप्रिय नाम था माल्य और मिंटो अधिनियम 1909, या माल्य मिंटो सुधार 1909। तो ऑप्शन कौन सा है? बी इज करेक्ट। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कर दिया, ये क्या था? ये था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का और स्थानों का आरक्षण। मतलब क्या था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, इसमें इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पे मुसलमान ही अपना इलेक्शन लड़ सकता है और मुसलमान ही उसको वोट करेंगे। ये था इसका मतलब। तो इसने हमारा जो है आगे देश में विभाजन के बीज बोए थे, यही था वो। अगला है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना, एक कार्यकाल 1910 से लेके 1916 तक कार्यकाल है लॉर्ड हार्डिंग का। तो कौन था? हार्डिंग। अभी दिल्ली दरबार पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके 2 ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उसी में कवर हो गया। तो लॉर्ड हार्डिंग था दिल्ली दरबार, जब राजधानी लाई गई उस समय इसका कार्यकाल था। ठीक है। अगला, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1912 में। देखो, 2 चीज़ें हैं। अगर घोषणा की बात करें, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित, मतलब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की बात करें तो 1911, और स्थानांतरित हुई तो 1912। ये 2 चीज़ें हैं। तो इसमें पूछा है स्थानांतरित की गई, तो 1912, डी ऑप्शन होगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका, मतलब इनमें से किसके राजकीय अवसर पर? तो दिल्ली में राजकीय प्रवेश किसका हो रहा था? हार्डिंग का। हार्डिंग के पर वही कार्यकाल है इसका, 10 से 16। तो जब दिल्ली राजधानी लाई जा रही थी तो उसमें शाही प्रवेश हो रहा था दिल्ली में। तो ये इसी टाइम पे 23 दिसंबर 1922 को, जब राजधानी दिल्ली 23 दिसंबर 1912 को राजधानी दिल्ली स्थानांतरित के मौके पर औपचारिक समारोह चल रहा था। उसी जुलूस पर चांदनी चौक में इसके ऊपर बम फेंका गया था। तो किसने फेंका था, आगे वो क्वेश्चन भी आएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, इनमें से कौन नहीं था? भगवती चरण बोहरा साहब नहीं थे। थे कौन? हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका ना, यही 1912 में, इसी को दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली कांड के नाम से जानते हैं। दिल्ली षड्यंत्र याद रखना, यही मिलाने को आता है। दिल्ली षड्यंत्र 1912 हो गया, हार्डिंग के ऊपर बम फेंकना। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। कौन कौन थे? मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बालुमकुंद बालमुकुंद, है ना, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इनको सबको गिरफ्तार करके और 4 लोगों को फांसी दे दी गई। 2 को 7 वर्ष की कैद हुई। इसमें यह एक चीज़ और याद रखना, दीनानाथ जो है ना, दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, उसने जो है इन लोगों के खिलाफ गवाही दे दी थी। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। इसमें मुख्य भूमिका निभाई किसने? रास बिहारी बोस ने। और वो क्या, जापान भाग गए थे। रास बिहारी बोस इसमें मुख्य भूमिका में थे। वो जापान भाग गए थे और फिर कभी उनके ऊपर मुकदमा ही नहीं चला, फंसे ही नहीं वो। अगला देखते हैं, अब ये चेंज होता है। फिर अगला अगला चैप्टर है हमारा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये क्या है? अगला देखते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ किए थे? लखनऊ में किए थे। कहाँ? लखनऊ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन किए, और अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं 1916 में। ओके। अगला, अतिवादियों एवं उदारवादियों यानी नरम दल और गरम दल
पुनर्मिलन प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? इनमें से कौन प्रमुख शिल्पीकार थे दोनों की, नरम दल और गरम दल के मिलने में? तो देखो दो चीज़ याद रखना, लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में दो चीज़ याद रखना। पहला तो यह है कि इसमें नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, इसमें एक हो जाते हैं। और मुख्य शिल्पी कौन थे इसमें? एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई थी। किसमें? गरम दल और नरम दल को मिलाने में। और दूसरा क्या है? दूसरा है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, ये भी होते हैं। इसमें भूमिका निभाई थी तिलक साहब ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तिलक साहब दोनों में थे, तिलक और एनी बेसेंट उसमें है गरम दल नरम दल में, और तिलक और जिन्ना इसमें है मुस्लिम लीग और। तो इसमें कौन से हो गए? इसमें पहले वाले में हो गया एनी बेसेंट। अभी ऑप्शन यही देखा ना, एनी बेसेंट। एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग वाले में, ठीक है, एम ए जिन्ना और तिलक साहब। एनी बेसेंट तिलक इसमें हो गए गरम दल नरम दल में। अगला, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? इनमें से कौन सा तो इसमें सबसे खतरनाक निर्णय ये था, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की ये मांग, जो पृथक निर्वाचन चाहते थे, उसको स्वीकार कर लिया गया। इसके विरोध में आर.सी. मजूमदार साहब ने कहा था कि परिवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः यह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, लखनऊ समझौता के बाद ही फिर सांप्रदायिक दंगे भी भड़कने लगते हैं। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल, मतलब दोनों के बीच में एक मत कब काल था? 1916 से लेकर 22 तक चला है। 16 में एक मत हो गया है और 22 तक चलता है ना। इसको बोलते हैं मतैक्य का काल, कांग्रेस और लीग के बीच में। वर्ष 1922 तक दोनों के बीच में चलता है। दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे 1922 तक, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो जाता है और लीग पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लेती है। वही तोड़ने फोड़ने वाला उल्टा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ लेती है लीग, फिर वहीं आ जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? पहला देखते हैं, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। दूसरा, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। तो इनमें पहला ही गलत है, ये गलत ही पूछा था, तो पहला वाला ही गलत है। ये सही है, ये सही है, और सी तो कोई मतलब, डी तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये चीज़ और याद रखना, ये हो गया अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी अध्यक्षता, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, इसी में महात्मा गांधी पहली बार रामचंद्र शुक्ल नाम के, राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है गांधी जी की, और वही रामकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण के किसानों के जो दशा चल रही थी उसके बारे में अवगत कराते हैं, और चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन कराने के लिए उनको बुलाते हैं। यहीं से घटना घटती है वो भी। तो ऑप्शन ए का ए हो गया इसका, ठीक, गलत पूछा था। अगला, होम रूल लीग आंदोलन। अब देखो अगला आ गया कौन? होम रूल आंदोलन आ गया अभी, है ना। अब हम आगे कहाँ? होम रूल आंदोलन पर। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? देखो दो चीज़ें, होम रूल स्थापना की बात करें तो तिलक ने अप्रैल 1916 में, और दो होम रूल बनती हैं, होम रूल लीग दो बनती हैं। अप्रैल 1916 में तिलक साहब बनाते हैं और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। लेकिन ये पूछा होम रूल लीग आंदोलन, पूछा है आंदोलन, तो ये एनी बेसेंट ने, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अगला, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? तो आपको याद होगा टी.एस. अल्काट किससे संबंधित थे? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है ये। कौन? टी.एस. अल्काट। बाकी ये हैं बाल गंगाधर तिलक हो गए, एनी बेसेंट, और सुब्रमण्यम अय्यर भी ध्यान रखना। सुब्रमण्यम अय्यर साहब ये क्या है? ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे ये अय्यर साहब, ठीक है, एनी बेसेंट की लीग में थे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो इम्पोर्टेंट है बहुत, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, यानी फेबियन आंदोलन का सपोर्टर थी, ठीक है। चलो, एनी बेसेंट के बारे में कौन से सही पूछें, सही कथनों का चुनाव करिए। इनमें से तीनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है एनी बेसेंट के बारे में? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तर आई, बिल्कुल सही है, पहली बात एकदम सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, याद करो कौन थी?
ये अलकाट और कौन, रस्ताजी कामा थी भाई, ये नहीं थी। स्थापना इन्होंने नहीं की, संस्थापक ना इन्होंने नहीं की, ये आगे इसमें शामिल हो जाती हैं, इसको आगे बढ़ाने में और इनको मेन रोल देने में, थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे प्रचार प्रसार में तो योगदान देती हैं, लेकिन स्थापना इन्होंने नहीं की थी। दो गलत हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 कौन से में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 3 सही है। अगला IAS आया, देखो 2013 में IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा? देखो ये थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे दूंगा आपको। होम रूल आंदोलन की बात है ये, होम रूल लीग है ना, कौन सी? ऑल इंडिया होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया 1920 में और स्वराज्य सभा रख लिया था। क्या हुआ था? दो होम रूल लीग चलती हैं, कब? एक तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में। जो तिलक की होम रूल लीग थी वो कहाँ कहाँ, ध्यान रखना, कहाँ कहाँ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ के कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, यानी 6 शाखाओं में विभाजित थी ये। और देश के बाकी हिस्सों में जो बचे बाकी हिस्से, उसमें एनी बेसेंट की थी। और ये एनी बेसेंट की लीग जो है थोड़ी उसकी शर्तें जो है आसान थी और इसकी तिलक साहब की कठोर थी बहुत। अप्रैल 1920 में क्या होता है, अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। किसमें? 1920 में महात्मा गांधी साहब को। और महात्मा गांधी ने इसका नाम, याद रखना, ये स्वराज्य सभा किसने रखा है? महात्मा गांधी साहब ने ही इसका नाम अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख दिया था। कब? 1920 में। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था, आशा आपको पसंद आएगा। तो आप लोग जो है इसको शेयर वेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह करवाते रहिए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।